अगर कोई कुली 100 केजी का बोझ लेकर मीलों दूर चलता है तो उसके कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है, जिसके कारण जो देखिएगा कोई कार्य जो है शून्य कब होता है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा। बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, जूल ही होता है, और इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। बताइएगा ऊर्जा कैसी राशि होती है, ये भी अदिश राशि ही होती है। और ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा। बताइएगा प्रत्येक द्रव्य उसके द्रव्यमान के कारण जो है उसमें ऊर्जा संचित होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसको द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है, इसको द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है। बताइएगा अपेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा। कब दिया गया था, 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 में दिया गया था। E बराबर mc², जिसमें E क्या होता है, एनर्जी हो जाता है। ठीक है, एनर्जी हो जाएगा। m क्या होता है, मास हो जाता है, और c क्या होता है, प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। बताइएगा जब कोई ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण होती है तो उसको क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। बताइएगा ऊर्जा के जो है प्रमुख कितने स्रोत होते हैं, 2। एक गैर परंपरागत स्रोत और एक परंपरागत स्रोत होता है। बताइएगा जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और नष्ट न होने वाला हो, कैसा स्रोत कहलाता है, गैर परंपरागत। जो वर्तमान में उपयोग हो रहा है और खत्म नहीं होगा, हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत, जैसे भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। ये सभी जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत हैं। बताइएगा सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि जो है कैसा स्रोत है, यही गैर परंपरागत, इसको अक्षय ऊर्जा स्रोत भी बोला जाता है। बताइएगा तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जो पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है और नष्ट होने वाला हो, किस प्रकार का स्रोत होता है, परंपरागत स्रोत होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। एक इसमें कंफ्यूजन होता है, नाभिकीय ऊर्जा, ये जो है परंपरागत स्रोत है, याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। बताइएगा महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या होता है, उसके तापांतर कितना होता है, महासागरीय ऊर्जा में तापांतर कितना डिग्री सी होता है, 20 डिग्री सी हो जाएगा, 20 डिग्री सी हो जाएगा। बताइएगा वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है क्या कहलाता है, संवेग। वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है संवेग कहलाता है। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से, और संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, mv। m क्या होता है, मास होता है, और वेग v, ठीक है, वेलोसिटी भी होता है। बताइएगा संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, बताइएगा संवेग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। संवेग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। बताइएगा तना हुआ धनुष या स्प्रिंग किस प्रकार की ऊर्जा का होता है, ठीक है, और दबा हुआ गद्दा स्थित ऊर्जा। ठीक है, हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, और छत से लटका हुआ पंखा और चलता हुआ पंखा दोनों हो जाएगा। ठीक है, आकार में बदलाव के कारण कौन सा ऊर्जा होता है,
स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। और शरीर में प्रत्यास्थ किस ऊर्जा के कारण होता है? प्रत्यास्थता शरीर में जो होता है स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है, ठीक है। चाबी वाली जो घड़ी या खिलौना होता है उसमें किस, ठीक है। और तना हुआ गुलेल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। बांध में भंडारित पानी, ठीक है। बताइएगा छत पर दौड़ता हुआ लड़का, दोनों हो जाएगा। अगर छत पे होगा दोनों हो जाएगा, और जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का तो केवल गतिज हो जाएगा, ठीक है। और चलती हुई बस या ट्रेन गतिज हो जाएगा, चलती हुई बस या ट्रेन जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। उसमें यात्री जो होगा ना वो होगा गतिज और स्थितिज, दोनों हो जाएगा। रनवे पे चलता हुआ एरोप्लेन गतिज हो जाएगा, वायु में उड़ता है तो दोनों हो जाएगा। रनवे पर चल रहा है तो केवल गतिज होगा, और वायु में चल रहा है तो गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। बताइएगा उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर किसका एग्जाम्पल है, किस ऊर्जा का? दोनों हो जाएगा, गतिज और स्थितिज दोनों। उड़ती हुई पतंग दोनों हो जाएगा। और चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति दोनों हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। चलती हुई ट्रेन सिर्फ हो जाएगा गतिज ऊर्जा, अगर व्यक्ति तो गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। बताइएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर के द्वारा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूलियस मेयर रॉबर्ट के द्वारा दिया गया था। और बताइएगा ऊर्जा की तो न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। बताइएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापन किनके द्वारा किया गया था? जूल के द्वारा किया गया था, जूल के द्वारा किया गया था। बताइएगा यंत्र बोलेंगे, बताइएगा किस ऊर्जा से किस में परिवर्तित करता है? बताइएगा विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन, डायनमो या जनरेटर यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर बताइएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बल्ब बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। और बताइएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश को विद्युत में बदलेगा, ठीक है। और वाद्य यंत्र सितार, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बारिश बताइएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। बताइएगा साइकिल चलाने में जो है रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? रासायनिक जो है ना पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और पेशीय जो है पुनः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बताइएगा ऊर्जा के स्रोत में जो है कोयला का उपयोग का कारण क्या है? कोयला के उपयोग के कारण कौन सा क्रांति आया था? औद्योगिक क्रांति आया था। जब कोयला का उपयोग होने लगा था उद्योग बढ़ गया था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आया था? किस दशक में? 1760, ठीक है, 1760 में आया था। 1760 के दशक में इंग्लैंड में आया था। बताइएगा दक्षता बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, आउटपुट बट्टा इनपुट गुना 100, ठीक है। बताइएगा बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ठीक है, जब कोई बल किसी वस्तु पर क्षणिक समय के लिए लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना समय अंतराल। आवेग कैसी राशि है? आवेग सदिश राशि है, ठीक है। और आवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा या केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बताइएगा आवेग कैसी राशि है? ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है? समय का मान बढ़ जाता है और बल का मान कम हो जाता है। आवेग बराबर सूत्र होता है ना बल गुना समय अंतराल। तो समय को इधर भेज देंगे तो आवेग बट्टा समय हो जाएगा। अगर समय बढ़ेगा तो बल कम हो जाएगा, तो चोट कम लगेगा उसमें। देखिएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है? W/T होता है, W/T होता है। बताइएगा शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? अशुद्ध शक्ति, ठीक है। 1 HP में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। बताइएगा शक्ति का औद्योगिक मात्रक क्या होता है? यही HP होता है। शक्ति का औद्योगिक वाणिज्यिक मात्रक व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा? HP होता है।
बताइएगा अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किस में मापा जाता है? किलोवाट। किलोवाट, सिर्फ किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। बताइएगा बड़े यंत्रों की शक्ति किस में व्यक्त किया जाता है? एचपी में, हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। बताइएगा बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कौन सा सिद्धांत है? जब दो निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो उसका संवेग, ठीक है, ये हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। बताइएगा और पहली बार जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत किनके द्वारा बताया गया था? न्यूटन के द्वारा बताया गया था। और संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था। बताइएगा रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम का दूसरा रूप कहा जा सकता है? तृतीय गति नियम का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ठीक है, बताइएगा टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। जिस वेग से जब कोई वस्तु जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से वापस आ जाएगा तो कैसा टक्कर होगा? वो प्रत्यास्थ टक्कर होगा। ठीक है, अब बताइएगा प्रत्यास्थ टक्कर में जो है काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? संरक्षित रहेगा। प्रत्यास्थ टक्कर होगा ना उसमें गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है और संवेग संरक्षित रहता है। तीनों प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित रहेगा, लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर में जो है प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? 1 होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थता गुणांक का मान 1 होता है। संवेग भी संरक्षित रहता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित रहता है। और दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस नहीं लौटता तो उसको अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। इसमें जो है के संरक्षित रहता है या नहीं? इसमें के संरक्षित नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक में ही काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहेगा, वो प्रत्यास्थ टक्कर है। बताइएगा और संवेग जो है तीनों प्रकार के टक्कर में संरक्षित रहता है। इसमें प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या हो जाएगा? अप्रत्यास्थ टक्कर में 1 से कम हो जाएगा। बहुत अच्छा, 1 से कम हो जाएगा। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा कर उस वस्तु के साथ चिपक जाएगा और उसके साथ बनकर जो है वेग से एक ही वेग से चलने लगेगा तो किस प्रकार का टक्कर होता है? वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। इसमें भी जो है संवेग संरक्षित रहेगा, काइनेटिक एनर्जी असंरक्षित रहेगा और इसमें जो है प्रत्यास्थता गुणांक का मान 0 हो जाता है। 0 हो जाता है। प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थता गुणांक का मान 1 हो जाएगा और प्रत्यास्थ में 1 से कम हो जाएगा और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में 0 हो जाता है। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक जैसे सामान्य तो क्या कहा जाता है? बिजली में जो यूज करते हैं उसका 1 यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल हो जाता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। बताइएगा वैसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है 82 से अधिक होता है, ऐसे तत्वों के नाभिक जो है अस्थायी होते हैं या नहीं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी होते हैं और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए किस किरण का उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जित करते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। बताइए रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बेकुरल थे। कब किए थे? रेडियो सक्रियता की खोज कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। हेनरी बेकुरल द्वारा 1896 ईस्वी में हुआ था। और उन्हीं के नाम से जो है रेडियो सक्रियता की इकाई का क्या होता है? बेकुरल होता है। हेनरी बेकुरल के नाम से इसका बेकुरल होता है और इसका खोज 1896 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92 होता है। ठीक है, 92 होता है 92 यूरेनियम। और थोरियम का 90 होता है। TH 90 होता है और पोलोनियम का 84 हो जाएगा पोलोनियम। अब बताइएगा रेडियम का हमको भी रेडॉन का बताइएगा 86 होता है। रेडियम का ध्यान में नहीं अभी। बताइएगा रेडियम तथा पोलोनियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी एवं उनके पति पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी एवं उनके पति पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियम और पोलोनियम का खोज किया गया था। बताइएगा रेडियम तथा पोलोनियम के खोज के लिए जो है मैडम क्यूरी को नोबेल कब मिला था? 1903 में मिला था। 1903 में नोबेल मिला था।
बताइएगा रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? ठीक है, गाइगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है विकिरण को उत्सर्जित करने के बाद किस तत्व में बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। सीसा का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 82, Pb 82, पलम्बम 82 हो जाएगा। बताइएगा रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या हो जाएगा? पहले ही बताया, बैकुरल हो जाता है। ठीक है, और अन्य मात्रक इसको क्यूरी या रदरफोर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बताइएगा एक बैकुरल बराबर कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, यानी DIS पर सेकंड उसको बोल सकते हैं। 10 की पावर 6 हो जाएगा। एक रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 DIS पर सेकंड हो जाएगा। एक बैकुरल में कितना DIS पर सेकंड हो जाएगा? 1 DIS पर सेकंड हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक प्रयोग आने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा होता है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या क्या होता है? 27 हो जाता है। कोबाल्ट 27 होता है और इसका जो है समस्थानिक है कोबाल्ट 60, जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिएगा रेडियो सक्रिय तत्व जो है कितने किरण का उत्सर्जन करते हैं? कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, बताइए अल्फा किरण पर कैसा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। बीटा पर ऋण आवेश रहता है और गामा पर आवेशहीन किरण। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता। अल्फा किरण के खोजकर्ता कौन थे? अल्फा किरण के खोजकर्ता रदरफोर्ड, और बीटा के रदरफोर्ड ही थे। अल्फा और बीटा दोनों के रदरफोर्ड थे और गामा के पॉल विलार्ड, गामा के पॉल विलार्ड थे। ठीक है, बताइएगा अल्फा जो है, अल्फा किस किरण की भांति काम करता है? कैथोड या एनोड? अल्फा कैथोड हो जाएगा, कैथोड, और बीटा हो जाएगा एनोड। ठीक है, बताइएगा अल्फा कण का वेग जो है प्रकाश के वेग का कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, और बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। अल्फा का 1/10 और बीटा का 9/10। अब बताइएगा गामा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग का बराबर होता है। अल्फा का 1/10 के बराबर, बीटा का 9/10 और गामा का बराबर होता है। बताइएगा सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होगी किस? ठीक है, गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। और फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे अधिक कौन प्रभावित करेगा? अल्फा कण करेगा। सबसे अधिक प्रभावित अल्फा कण, उसके बाद बीटा और सबसे कम गामा किरण। देखिएगा किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? अर्थ आयु कहा जाता है। ठीक है, अर्थ जीवन काल कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। देखिएगा टी हाफ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा, 0.693 बटे लेमडा हो जाएगा। बताइएगा अर्थ जीवन काल जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा या नहीं? उसके जो है प्रारंभिक द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। और यह ताप पर निर्भर करता है या नहीं? और जीवन काल जो है ताप पर डिपेंड करेगा या नहीं? नहीं करता। उसके प्रारंभिक द्रव्यमान और ताप पर डिपेंड नहीं करता है। बताइएगा जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, और बताइएगा इस प्रक्रिया में जो है कौन सी विशाल राशि मुक्त होती है? उष्मा ऊर्जा जो है मुक्त होती है। बताइएगा सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यही नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। बताइएगा सूर्य में नाभिकीय संलयन जो है किस तत्व के कारण होता है? हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, और सूर्य में नाभिकीय संलयन के बाद उत्पाद क्या होता है? हीलियम हो जाएगा। और बताइएगा किसके अनुसार जो है सूर्य के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन चक्र चलता है? कौन बताए थे? बेथे के अनुसार जो है सूर्य के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन चक्र चलता है। बताइएगा हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड टेलर किस देश के थे? अमेरिका के थे। और कब हुआ था हाइड्रोजन बम का आविष्कार? 1952 ईस्वी में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में एडवर्ड टेलर के द्वारा हुआ था। बताइएगा हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुनी अधिक होती है? 1000 गुनी अधिक होगा। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुनी अधिक होती है। बताइएगा हाइड्रोजन बम का निर्माण किस प्रक्रिया पर आधारित होता है?
नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जितना हानिकारक होता है उसमें अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा। बताइएगा, जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बताइएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन। अनियंत्रित या नियंत्रित? अनियंत्रित हो जाएगा। हानि पहुंचाने वाला चीज होगा सब अनियंत्रित हो जाएगा। अनियंत्रित रासायनिक, अनियंत्रित हो जाएगा, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग किया था? 235 का प्रयोग किया था। और सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में पाया जाने वाला कौन समस्थानिक? 238 पाया जाता है सर्वाधिक। लेकिन जो है बम बनाने में किसका प्रयोग किया था? यूरेनियम 235। और प्लूटोनियम के किस समस्थानिक का? 239। ठीक है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यह जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। और परमाणु बम के खोजकर्ता कौन थे? ओपेनहाइमर थे। परमाणु बम का खोज कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ओपेनहाइमर के द्वारा हुआ था 1945 में। और हाइड्रोजन बम कौन खोजे थे? एडवर्ड टेलर 1952 में। और परमाणु बम 1945 में ओपेनहाइमर के द्वारा हुआ था। बताइएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? डेट बोलिएगा। 18 मई 1974 को। कहाँ से हुआ था? पोखरण, राजस्थान से हुआ था। राजस्थान के पोखरण से हुआ था। और इसका क्या नाम दिया गया था? इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। बताइएगा, पहला परमाणु बम बनाने का मिशन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट। कब शुरू हुआ था? 1942 अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट। बताइएगा, पहला जो है परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। किस युद्ध के समय? द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उस बम का क्या नाम दिया गया था? लिटिल बॉय नाम था। ठीक है। और दूसरा बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। और इसका क्या नाम दिया गया था? फैटमैन। 6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैटमैन। ठीक है। नागासाकी। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। ठीक है। बताइएगा, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था लिटिल बॉय, उसमें जो है किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का किया गया था। और नागासाकी पर गिराया गया था उसमें हो जाएगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। बताइएगा, यूरेनियम जो है कैसा? यूरेनियम का रंग कैसा होता है? यूरेनियम जो है चांदी के समान सफेद होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92 होता है। बताइएगा, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का किस समस्थानिक पाया जाता है? 238 जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइएगा, न्यूट्रॉन बम का खोज कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। न्यूट्रॉन बम का खोज 1977 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा, परमाणु रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी। ठीक है। किस देश से संबंधित थे? अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका से संबंधित थे एनरिको फर्मी, जिनके द्वारा परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया गया था। बताइएगा, तारापुर रिएक्टर कहाँ स्थित है? परमाणु रिएक्टर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? यही तारापुर है, महाराष्ट्र में स्थित है। पहला भी यही है। बताइएगा, कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात। ठीक है। राउतभाटा, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। और कुडलकुलम, ठीक है। और ट्राम्बे महाराष्ट्र। ठीक है। बताइएगा, परमाणु रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। और मंदक का काम क्या होता है? धीमा। ठीक है, धीमा कर देता है। और बताइएगा, नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग? कैडमियम और बोरॉन दोनों हो जाएगा। कैडमियम और बोरॉन दोनों का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक क्षार के रूप में। और बताइएगा, शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का?
सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइएगा 11, पोटेशियम का 19, पोटेशियम 19 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम और पोटेशियम का कैलियम। ठीक है, बताइएगा सबसे अच्छा मंदक जो है क्या होता है? भारी जल होता है। सबसे अच्छा मंदक भारी जल होता है, जिसका सूत्र D2। और भारी जल का अनुभार क्या होता है? 20 और जल का 18। ठीक है, बताइएगा जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जब भारी जल का उपयोग करेंगे तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। और जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पाइल रिएक्टर कहा जाता है। जब भारी जल का प्रयोग करेंगे तो स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, और जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में तो उसको पाइल रिएक्टर कहा जाता है। बताइएगा न्यूट्रॉन को जो है किस नाम से जाना जाता है? नियंत्रण होता है उसका, इसको ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रॉन को जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कौन सा एक धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। बताइएगा एक AMU बराबर कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? 931। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बताइएगा किस समस्थानिक का उपयोग जो है रक्त विकार तथा ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है? ठीक है, F32 फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा चमन रोग के उपचार के लिए किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। बताइएगा ऐसा भट्टी जिसकी सहायता से जो है विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसको 238 से लेकर और 239 थोरियम, 232 यूरेनियम, 233 प्राप्त किया जाता है। प्रजनन भट्टी के द्वारा ब्रीडर रिएक्टर इसको बोलते हैं। बताइएगा भारत में परमाणु विकास व प्रथम परमाणु परीक्षक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजा रमन्ना को जाना जाता है। भारत में परमाणु बम के विकास व प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार जो है डॉक्टर राजा रमन्ना को जाना जाता है। बताइएगा परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज कौन किए थे? परमाणु बल का सिद्धांत का खोज कौन किए थे? ठीक है, इकावा। ठीक है, युकावा हो जाएगा, हिडेकी इकावा। बताइएगा भारत में प्रथम नाभिकीय भट्टी कब अप्सरा जो था कब खोला गया था? अप्सरा 1956। अप्सरा जो है 4 अगस्त 1956। जिन परमाणु रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। उसको जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? और पांचवी बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन। ठीक है, बताइएगा 5A ग्रुप वाले तत्व को क्या कहा जाता है? 5A ग्रुप वाले तत्व को क्या कहा जाता है? इसको निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस कहा जाता है। बताइएगा वर्ग 7A के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है फ्लोरीन किस वर्ग में आता है? यही हैलोजन 7A में आता है। बताइएगा सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +1 होता है, Na+। ठीक है, बताइएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। लेमार्क किस देश के थे? फ्रांस के। ठीक है, और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। कब किया गया था प्रयोग? 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान का अरस्तु को। ठीक है, बताइएगा हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु। बताइएगा हिस्टोरिया प्लेनेटरियम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक था, उसमें कितने जंतुओं का वर्णन किया गया था? लगभग 500 जंतुओं का किया गया था, जिसके लेखक थे अरस्तु। अरस्तु द्वारा लिखा गया था। बताइएगा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक
ठीक है, बताइएगा द्विनाम पद्धति का शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? 1753 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस के द्वारा संपूर्ण जगत को जो है कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन? ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, और विटेकर के द्वारा कितने जगत का बांटा गया था? 1969 में 5 जगत में बांटा गया था। 5 जगत कौन कौन सा है? ठीक है, मोनेरा, पुरिस्टा, कवक, पादप और जंतु हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और बताइएगा सेवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामेसियम, अमीबा, ये सब प्रोटिस्टा हो जाएगा। प्रोटिस्टा सही होगा। बताइएगा जंतु किसके अंतर्गत आता है? यही एनिमिलिया के अंतर्गत आता है। बताइएगा द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। बताइएगा हरित क्रांति शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। बताइएगा हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। किस देश के थे? अमेरिका के थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनॉक को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। विलियम गॉड के द्वारा। बताइएगा रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोग विज्ञान का अध्ययन पैथोलॉजी। और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। और स्तनधारी का अध्ययन मेमोलॉजी। स्तनधारी का अध्ययन क्या जाएगा? मेमोलॉजी। और बताइएगा एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी। सेरोलॉजी। एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन सेरोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी और एंटीजन एंटीबॉडी का अध्ययन सेरोलॉजी हो जाता है। और बताइएगा त्वचा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बुढ़ापे का अध्ययन जीरेंटोलॉजी। ठीक है, और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। बताइएगा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। और मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर। ठीक है, बताइएगा मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चींटी का। बहुत अच्छा, मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटी का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए मकड़ियों का अध्ययन ठीक है अरेक्नोलॉजी होता है। और गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन निमेटोलॉजी। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन निमेटोलॉजी हो जाएगा। और प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन इम्यून सिस्टम में होता है, इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी। और बताइएगा कोशिका जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, आकार की। और जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी, जिसको शारीरिकी बोलते हैं, एनाटॉमी। बताइएगा उद्विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। उद्विकास का अध्ययन इवोल्यूशन। बताइएगा जीवाश्म का अध्ययन पेलिएंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पेलिएंटोलॉजी हो जाएगा। और फल का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। ठीक है, और सजावटी फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर, जिसको ठीक है फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, पुष्प कृषि। बताइएगा उद्यानों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, पेडोलॉजी हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी, वायु ब्रह्मांड का अध्ययन हो जाएगा तो एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। बताइएगा अंगूर की खेती विटीकल्चर। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर या वृक्षारोपण का अध्ययन भी
सिल्वीकल्चर कहलाता है। बताइएगा शहतूत पर रेशम कीट का पालन ये क्या अध्ययन कैसा विज्ञान कहलाता है? शहतूत पर रेशम कीट का पालन करते हैं, क्या कहलाता है उसको? मोरिकल्चर बोला जाता है, मोरिकल्चर। और समुद्री जीव का संवर्धन इसको हो जाएगा मैरीकल्चर, मैरीकल्चर। समुद्री जीव हो जाएगा तो मैरीकल्चर, और शहतूत पर रेशम कीट पालन हो जाएगा मोरिकल्चर। बताइएगा जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपेरिन का सिद्धांत कैसा विकास है? जैविक है, रासायनिक है, भौतिक है, कृत्रिम है, क्या है? ए है ओपेरिन जो दिया था रासायनिक विकास था, रासायनिक विकास सही होगा। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताइएगा मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक है, जीव की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचना के और गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बताइएगा ऑनेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सपनों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का, हिप्नोलॉजी तो नींद, ऑनेरियोलॉजी स्वप्न का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा पीडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा, मिट्टी या मृदा, ठीक है एक ही हुआ दोनों, भूमि भी कहीं कहीं ऑप्शन रहेगा। बताइएगा स्पर्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन कर? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। बताइएगा लिनियस ने समस्त जीवधारी को कितने भागों में बांटा था? दो, विटेकर 5। ठीक है, द्विनाम पद्धति कब से शुरू किया गया था? 1753 में। ठीक है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, पेलिनोलॉजी बोलते हैं, पोलेनोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक भारत में श्वेत क्रांति का जंग वर्गीज कुरियन कब आया था भारत में श्वेत क्रांति? 1970। बताइएगा टॉक्सिकोलॉजी ने किसका अध्ययन करते हैं? विष या जहर का अध्ययन करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। बताइएगा जिरंटोलॉजी बुढ़ापा का अध्ययन जिरंटोलॉजी कहलाता है। बताइएगा संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म। ठीक है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जिसका 170 mm गुने 135, इसमें 170 गुने 135 mm है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो हड्डी होता है, कोशिका हो जाएगा ग्रेन्युअल सेल जो होता है, मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्युअल सेल सबसे छोटी कोशिका होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका, अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन। और बताइए पुरुष के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म की कोशिका सबसे छोटी होती है। बताइएगा कोशिका का आकार जो है किस में मापा जाता है? माइक्रोमीटर में। 1 माइक्रो में 10 का कितना घात होता है? -6। ठीक, और मेगा में 6, 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, बताइएगा कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कोशिका अंगक। बताइएगा कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? ठीक है, कब दिए थे? 1838-39। ठीक है, स्वान जो है कैसा वैज्ञानिक थे? प्राणी शास्त्री थे, और सलाइडेन जो वनस्पति वैज्ञानिक थे। दोनों मिलकर कोशिका का सिद्धांत 1838-39 में दिए थे। देखा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होता है? कोशिका से होता है। ठीक है, सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी क्या होता है? वायरस होता है। वायरस से खोज करता इवानोविस्की। ठीक है, बताइएगा विषाणु में जीव द्रव रहता है या नहीं? बताइएगा जीव द्रव व कोशिकांग का अभाव रहता है विषाणु में। बताइएगा किस सूक्ष्म जीव को जो है क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एक सूक्ष्म जीव है वायराइड। वायराइड का खोज कब हुआ था? 1971 में हुआ था, जियनर और रेमर के द्वारा हुआ था। बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें किस प्रकार का राइबोसोम रहता है? और यूकैरियोटिक में एटीएस। बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है किसी प्रकार की झिल्ली उपस्थित रहती है या नहीं? उपस्थित नहीं रहती है। बताइएगा कोशिका भित्ति जो है किस प्रकार के कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में या जंतु? ठीक है, पादप कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाता है। बताइएगा केंद्रक किस में पाया जाता है? किस प्रकार के उत्तक में? यूकैरियोटिक में रहता है। हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पूछ रहे हैं।
दोनों में रहेगा। केंद्रक इसमें दोनों में रहता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। बताइएगा केंद्रक झिल्ली जो है पादप कोशिका में उपस्थित रहता है या नहीं? उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली जो है ना पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिका में उपस्थित रहता है। बताइएगा हरित लवक किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है हरित लवक। बताइएगा राइबोसोम दोनों में होगा, ठीक है। वैक्यूल जो होता है रिक्तियां दोनों में होगा, दोनों में होगा। पादप में जो है ना रिक्तियां बड़ा होगा और जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटा होता है, दोनों में पाया जाता है। बताइएगा और क्रोमोसोम का आकार जो है किस कोशिका में बड़ा होता है? पादप कोशिका में क्रोमोसोम का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगा? सिर्फ पादप कोशिका में होगा, ठीक है। पादप कोशिका में हो जाएगा, जंतु में होने लगेगा तो सब स्वपोषी हो जाएगा। बताइएगा सेंट्रियोल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है या नहीं? नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल है परमाणु सेंट्रियोल जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रियोल। बताइएगा रसधानी जो है किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में ही रसधानी पाया जाता है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है। रसधानी जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। बताइएगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह जो है कोशिका के आकार को सुनिश्चित करता है। बताइएगा लवक किस प्रकार के कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड पादप कोशिका में ही पाया जाएगा। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा लवक सहायक होता है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक सहायक होता है और विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने में वर्णी लवक, ठीक है। और स्टार्च एवं भोजन के रूप में संग्रह करने में अवर्णी लवक हो जाएगा, अवर्णी लवक हो जाएगा। बताइएगा लाइसोसोम जो है किस प्रकार के कोशिका में पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। और लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? डी डुबे थे, ठीक है, डी डुबे थे। बताइएगा लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में होता है। बताइएगा किसे जो है सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किस कोशिका अंगक में जो है प्रोटीन बनने में सहायक करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। और बताइएगा सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? यही राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग होता है, राइबोसोम। बताइएगा DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक। बताइए गुणसूत्र का खोज कब हुआ था? 1800 इसमें 1882 दिया हुआ है। किसके द्वारा हुआ था? गुणसूत्र का खोज जो है ना वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा, गुणसूत्र का खोज वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बताइएगा DNA में जो है कौन सा बेस पेयर रहता है? ATGC। RNA में AUGC, ठीक है। AT के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है? डबल। GC के बीच इसको बंद कर दीजिए था, इसको कैमरा को बंद कर दीजिए। बताइएगा किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। बताइएगा 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद। 36वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला उसका प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला 36वां, इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ? एक दिन में ही चुनाव हुआ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही होगा। इंडोनेशिया में कौन सी दुनिया की पहली जो है एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? दुबई। एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा दुबई। बताइएगा किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? स्वयं योजना ओडिशा। और 2024 में सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ओडिशा को ही मिला, ठीक है। बताइएगा काजी नेमू को किस
राजकीय फल घोषित किया असम। देगा नंद किशोर यादव किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए? ठीक है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लाचिन बरफुकन की 125 क्वेश्चन पूरा होने दीजिए 100 कितना कितना ठीक है 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किया। बताइएगा कौन सा देश जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? फरवरी में ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस देखिएगा फरवरी में पूछे थे। बताइएगा दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। ठीक है। बताइएगा किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया तुर्की बनाया। तुर्की का नया नाम तुर्की हो जाएगा। ठीक है। किस आईआईटी ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 अशोक सर्राफ असम वैभव सम्मान मिला था रतन टाटा को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है 2024 में अशोक सर्राफ को मिला है। बताइएगा बीबीसी के चेयरमैन कौन है? भारतीय मूल के हैं वो डॉक्टर समीर शाह जो है बीबीसी के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है न्यूज चैनल है समीर शाह। बताइएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। ठीक है। देखा किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया है? राजनाथ सिंह। नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 39वां। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्फाल में किया गया। अभी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 105 है। ठीक है। बताइएगा अर्थ आवर 2024 कब आयोजित किया गया? अर्थ आवर 2024 मार्च में किया गया। बताइएगा 23 मार्च को अर्थ आवर 2024 23 मार्च को। बताइएगा 6 विरासत स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया किस राज्य? एमपी का। ठीक है। बताइएगा दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन? राजस्थान। सही है राजस्थान हो जाएगा। आईसीसी एलियन पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? ठीक है शरफुद्दौला इब्ने। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? मीना चंदारा को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड मीना चंदारा। बताइएगा किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस जो है उपहार में दिया है भारत? नेपाल को दिया है। नेपाल को। बताइएगा मार्लो मांटो मांटे कार्लो मास्टर खिताब कौन जीता है? स्टेफानोस सितिस्फास नाम है इसका। बताइएगा किसने एशियम एम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? एवी विंडरसन। ठीक है एवी विंडरसन जीता। बताइएगा लिंक इन फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है कौन लॉन्च किया है? लिंक इन फॉरगेट इट अभियान रूपे लॉन्च किया है रूपे। बताइएगा 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यूवी चहल। ठीक है यूवी चहल। बताइएगा तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया गया। चीन में। देखिएगा तीरंदाजी विश्व कप में भारत कितना पदक जीता है? स्वर्ण पदक क्या को जीता था? चीन में जो आयोजित किया गया था 3 को जीता था। 3 स्वर्ण पदक जीता था।